Hello friends, welcome to Time Tales, where you will find interesting and exciting stories. I am your narrator, and let's begin our story. वो दूसरा लड़का जो उस ग्रुप का लीडर था वो आगे आकर कहता है, ठीक है हो जाए एक राउंड, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो कोई भी हो अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़ मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, और इस लड़के को भी बोलो मंजूर है तो हो जाए राउंड। सामने काली बाइक पर कृष्णा बैठी हुई थी। उसे देखिए कोई अंदाजा नहीं लगा सका था कि वो एक लड़की है। उसकी आवाज़ भी इतनी खतरनाक थी कि कोई जान नहीं पाया। उस चोटिल लड़के के माथे पर दूसरे की लकीर आ जाती है, क्योंकि वो रोज सामने वाले को जनता भी नहीं है। अगर वो हारा तो उसे सबके सामने झुकना होगा, जो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन वो कुछ भी कहता था या उसे रोकता था, उसे पहले ही कृष्णा उन्हें हाँ कह देती है। कुछ समय बाद दोनों ही अपनी बाइक एक लाइन में लेकर खड़े हो जाते हैं। वो बार बार एक्सेलरेटर को घुमा रहे थे। दोनों हाई बाइक से धुआं निकल रहा था। उस ग्रुप के लीडर ने अपनी गर्दन घुमाकर कृष्णा को देखा, जो सामने देख रही थी। जब उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो भी अपने बगल में देखता है। अचानक से वो लड़का यानी विवान, मैं उसका नाम बता देती हूँ ताकि आगे आसान हो। अब आप समझ गए होंगे या नहीं भी समझेंगे तो बता देती हूँ कि ये वही लड़का है जिसकी वजह कृष्णा को रोहन जी ने मारा था। कृष्णा की तरफ देख अपने एक हाथ से हारने का संकेत बनता है, जिसे देख कृष्ण कुछ नहीं कहते, लेकिन उसका आभामंडल और भी खतरनाक हो गया था। सामने एक लड़का हाथ में एक बंदूक लिए खड़ा था, जो असली नहीं थी। वो जैसा ही अपना हाथ ऊपर करता है, दोनों के हाथ एक्सीलरेटर और क्लच पर कस जाता है। जैसे ही उसने ऊपर फायर किया, एकदम से दोनों ने अपना क्लच छोड़ा और बाइक तेजी से आगे बढ़ने लगी। बाइक का शोर पूरे इलाके में गूंज रहा था। दोनों बाइक अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दोनों में ही आगे जेन की होड़ लगी हुई थी। दोनों की ही बाइक किसी सांप की तरह लहराते हुए आगे बढ़ रही थी। कृष्णा जिस सफाई से आगे बढ़ रही थी वो सच में काबिले तारीफ थी। उस ट्रैक पर बहुत सी ढलनें थीं जिसे वो बहुत ही आसान से पार कर रही थी। उसकी बाइक के पीछे वरुण की बाइक थी। वो भी हैरान था कि कोई इतने अच्छे से उस बाइक को कैसे हैंडल कर सकता है। हर मोड़ पर कृष्णा की बाइक लगभग पूरी टेढ़ी जो जाती थी। उसके हर एक अंदाज, हर एक स्टंट बहुत खतरनाक था, जिसे सब पता चल रहा था वो इसमें कितनी माहिर है। वरुण भी कभी उसके बगल में आता तो कभी पीछे। भले ही वो कृष्णा के एक्शन से हैरान था, लेकिन हार तो उसे भी नहीं मनानी थी। इतना सोचकर उसने बाइक का गियर बदला और अब वो भी बाइक से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कृष्णा ने उसे व्यू मिरर से देखा और अपनी बाइक को किसी सांप की तरह लहराना शुरू कर दिया। वरुण जितनी बार कोशिश करता है आगे जेन की, कृष्णा अपनी बाइक उस तरफ कर लेती है, जिससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। शब में उसने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आगे एक बहुत अच्छी ढलान आने वाली है। वो तो बस कैसे भी कृष्णा की बाइक के आगे जेन की होड़ में लगा हुआ था, और शायद कृष्णा भी यही चाहती थी। उस ढलान से करीब आधा किलोमीटर पहले ही उसने अपनी स्पीड हल्की सी कम कर ली, जिसका फायदा उठाते हुए वरुण आगे चला गया। उसके आगे जाते ही कृष्णा अपने एक्सीलरेटर को थोड़ा घूमते हैं और स्पीड के साथ ढलान की तरफ जाने लगती हैं। वरुण जब सामने देखता है तो अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उसकी स्पीड उस ढाल को पार करने के लिए बहुत ज़्यादा थी। तब तक कृष्णा भी उसके बगल में आ जाती है। दोनों साथ में ढलान पर चढ़ते हैं और जैसे ही उनकी बाइक उस ढाल से नीचे आती है, कृष्णा की बाइक ऊपर उछलकर एक राउंड सा बनती है और सीधी नीचे जमीन पर चढ़ती है। वही वरुण की बाइक जब उस ढलान से नीचे आती है तो अपना बैलेंस नहीं बना पाती और वो बाइक के साथ घसीटते हुए आगे चल जाता है और कृष्णा फिनिश लाइन को आराम से पार कर लेती है। वरुण की बाइक घसीटने के कारण चिंगारी फेंक रही थी। उसके जितने में दोस्त उसकी जीत को देखने के लिए खड़े थे वो उसकी तरफ भागते हैं। वहीं उस घायल लड़के का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। कृष्णा अपनी बाइक सीधा हमें लड़के के बगल में लाकर रोकती है और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद करती है। तब जाकर उसे कहीं होश आता है। वो उससे कुछ कहता है, उससे पहले ही वो वरुण के पास जाती है या कुछ ऐसा कहती है जिससे सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ रॉयल होटल, जो वहाँ का सबसे शानदार होटल है, उसके एक प्राइवेट कमरे में एक आदमी किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके पीछे दो लोग खड़े थे और सामने एक लड़का बैठा हुआ था। सभी का चेहरा दिख रहा था, सिर्फ उस आदमी को छोड़कर जिसका ध्यान अपने हाथ में रखे लाइटर पर था, जिसे वो घुमा रहा था। उस कमरे का तापमान ऐसा था जैसे कोई रेगिस्तान में आ गया हो।
सामने बैठे लड़के के फोन पर एक मैसेज आता है। उसे देख वो सामने बैठे आदमी से कहता है, आ रही है वो, और खड़ा होकर बाहर चला जाता है। उसकी बात करें तो आदमी की आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे वो इसी के इंतजार में था। तभी गेट खुलता है और 3 लोग एक साथ अंदर आते हैं, जिसमें से किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। सभी ने मास्क लगा रखा था। जो उनसे आगे था वो हमें आदमी के सामने पेड़ पर चढ़ा कर बैठ जाता है। क्या मैं जानता हूँ कि किंग को मुझसे क्या काम पर गया जो वो मुझसे खुद मिलना चाहता था? पहले जान लेते हैं। वहाँ 2 अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर लोग मौजूद थे। दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन उनका काम भी अलग था। एक था ईगल गैंग, जिसके हेड को सभी किंग के नाम से जानते हैं। किसी ने भी उसे आज तक नहीं देखा है। उसका काम सेना के साथ मिलकर देश के अंदर और बाहर की गंदगी को साफ करना था। वही जो अभी अभी आए थे वो थे डेविल ड्रैगन गैंग, जिसके हेड को सभी डेविल के नाम से जानते हैं और कुछ ही गाने चुने लोग हैं जिनके लिए वो क्वीन है। इस गैंग का काम इल्लीगल नहीं है, लेकिन सुधरने का तरीका इल्लीगल कहना ठीक है होगा। इन्होंने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर रखा है, जिसे दूसरा गैंग्स ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, बलात्कार नहीं कर पाती थी, और बाकी जो करते थे इनकम में ऊपर जाने का टिकट ये अपने हाथों से करती थी, उनकी जान लेकर। किंग एक तक सामने बैठी लड़की को देख रहा था। एक ये भी था जिसे ये पता था कि ड्रैगन गैंग की हेड एक लड़की है। वो सामने बैठे कृष्णा की आंखों में देखता है। दोनों एक साथ अपने हाथ को एक ही स्टाइल में घुमाते हैं, जिसे देख उनके दोनों आदमी बाहर चले जाते हैं। अभी हमारे कमरे बस किंग और डेविल यानी कृष्णा मौजूद थे। किंग थोड़ा सीरियस हो जाता है। अफ्रीकी गैंग ने यहाँ अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, और ये मामला आर्मी के साथ तुम्हारे हिसाब से है। उनका टारगेट यहाँ की युवा पीढ़ी है, जिसे वो किसी भी हाल में अपने साथ लेकर उनका ब्रेन वॉश करेंगे या हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। किंग थोड़ा सीरियस हो जाता है। अफ्रीकी गैंग ने यहाँ अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, और ये मामला आर्मी के साथ तुम्हारे हिसाब से है। उनका टारगेट यहाँ की युवा पीढ़ी है, जिसे वो किसी भी हाल में अपने साथ लेकर उनका ब्रेन वॉश करेंगे और हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे होंगे। इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अभी तक उनकी पकड़ उतनी नहीं हुई है, लेकिन हमारी एक गलती उन्हें चौंकाना कर सकती है। कृष्णा अभी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे भी ये चीज़ पता थी और उसने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन उन सभी ने सुसाइड कर लिया। कुछ देर सोचने के बाद वो भी इसमें हामी भर देती हैं। लगभग 2 घंटे तक दोनों ही इस विषय पर बात करते हैं। गेट के बाहर दोनों गैंग के जो दो आदमी साथ में थे, एक दूसरे को जानलेवा नजरों से घूर रहे थे, जैसे अभी मौका मिला तो एक दूसरे को जान से मार देंगे। उनके बीच दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था कि दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। किंग के दोनों आदमियों का नाम था शिव और आरव। अंदर दोनों की बातें खत्म होती हैं तो कृष्णा वहां से जाने को होती है। उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि किंग ने एक ही झटके के साथ उसे अपनी तरफ खींच लिया है, जिससे वो उसके सीने से जा लगती है। तभी किंग कुछ ऐसा करता है जिसे कृष्णा खुद बहुत हैरान रह जाती है। मुंबई, रात 11:30 बजे। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, हो सकता है ये बात सच भी हो, पर आज शायद मुंबई सो रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा था, साथ ही बारिश भी हो रही थी। हवाओं की गति भी बहुत तेज थी, जिससे एक डरावनी दृश्य के साथ एक डरावनी धुन सी बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी किसी के दुख में शामिल हो रहे हो। एक बहुत बड़े हॉल में जहां बहुत खूबसूरत सजावट लगा हुआ था, बारिश के कारण भी उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी, मगर कुछ तो था जो अच्छा नहीं था। वही अंदर का नज़ारा बुरा अलग ही था, जहां बाहर पूरा गेट रास्ते सजे हुए थे, पर अंदर ऐसा लग रहा था कि बाहर के तूफान का असर अंदर हो गया हो। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसी हॉल के बीचों बीच एक मंडल बना हुआ था, जिसके बीच में हवन रखा हुआ था, जिसमें से अभी धुआं निकाल रहा था। शायद किसी की शादी थी। मंडप के आगे 3 लड़के और 3 लड़कियां खड़ी थीं, जिसमें एक ने दूल्हे की ड्रेस पहनी हुई थी। सभी यंग थे। वहीं उस दूल्हे के थोड़ी दूर बगल में एक लड़की खड़ी थी, जिसने दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ था, और उसके गालों पर उंगली के निशान भी थे, जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। उन दोनों के बगल में 2 लड़के और 2 लड़कियां खड़ी थे। सभी ने शादियों वाले कपड़े पहने हुए थे, बस एक लड़की को छोड़कर जो बहुत कमजोर लग रही थी, उसको एक लड़के ने पकड़ रखा था। वही सभी के चेहरे पर डर और दर्द नजर आ रहा था, सबसे ज्यादा उस लड़के के चेहरे पर जिसने शेरवानी पहनी हुई है, जो दूल्हा है।
उन सभी के सामने लगभग 15 कदम की दूरी पर एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और नफरत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उसके हाथ में गन थी जिसको उसने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें और गन दोनों सामने खड़े दूल्हे पर टिकी हुई थी। उस लड़के की आवाज आती है, जान देखो, गन को नीचे रखो, हम बैठ के बात करते हैं न, प्लीज देखो लग जाएगी, गन मुझे दे दो। कहते हुए 2 कदम आगे आता है। वो बहुत घबराया हुए था। वहां खड़े दोनों लड़के और लड़कियां भी उसको समझाते हुए बार बार गन नीचे रखने को बोल रहे थे, पर शायद वो लड़की आज किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वही दुल्हन के ड्रेस में खड़ी लड़की अपने एक तरफ के गाल पर हाथ रखे शैतानी तरीके से मुस्करा रही थी। उस लड़के को आगे आते देख वो लड़की तेज मगर गुस्से से कहती है, लड़की वही रुक जाओ, वारना मैं गोली चलाने दूंगी। मैंने कहा वही रुको, मेरे पास मस्त आओ। लड़का, देखो बच्चा, गन नीचे रखो, अगर तुम मुझे मरना चाहती हो तो गोली चलाने सकती हो, पर प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। लड़की, डोंट कॉल में बच्चा और वॉट एवर, मेरा नाम काशवी है और तुमने जो मेरे साथ किया है और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बद्दुआ है मेरी, तुम्हें कभी किसी का प्यार नसीब नहीं होगा। जिस तरह से मैं तरस रही हूँ, जैसे मैं जीते जी मर रही, तो तुम भी उसी तरह तड़पोगे। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। आई हेट यू, आई हेट माई सेल्फ, तुम सबसे नफरत है, मुझसे सबसे। कहते हुए वो बंदूक अपने सर के पास रखते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ भी कर पाता या समझ पाता, उस बंदूक से गोली चल जाती है। सब जैसे सदमे में चले गए। किसी को भी नहीं लगा था कि वो कुछ ऐसा कदम भी उठा सकती हैं। वो लड़का जो उसे रोक रहा था, वो तुरंत काशवी के पास जाता है जिसके माथे से खून की धारा निकल रही थी। उसकी सांसें थाम चुकी थी। बच्चा दे, देखो माँ, मैं हूँ तुम्हारा रुद्र। अच्छा तुम नहीं चाहती और मैं तुम्हें बच्चा बुलाऊं? ठीक है माँ, मैं नहीं बुलाऊंगा। सॉरी, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करना हूँ। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? उठो न काशवी, मैं अब तुम्हें कभी हर्ट नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज उठ जाओ काशवी। दूसरी तरफ एक बहुत आलीशान कमरे में जहां बहुत सी चीजें राखी हुई थी, उसी कमरे के सेंटर में एक बहुत बड़ा बिस्तर था जिस पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसके सीने पर पट्टी की हुई थी। अचानक उसकी सांसें गहरी होने लगी, उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। पूरे कमरे में बस उसकी तेज सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। तभी वो काशवी चिल्लाते हुए एकदम से उठ लेट बैठ जाता है। कृष्णा अभी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे भी ये चीज पता थी और उसने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन उन सभी ने सुसाइड कर लिया। कुछ देर सोचने के बाद वो भी इसमें हामी भर देती है। लगभग 2 घंटे तक दोनों ही इस विषय पर बात करते हैं। गेट के बाहर दोनों गैंग के जो दो आदमी साथ में थे, एक दूसरे को जानलेवा नजरों से घूर रहे थे, जैसे अभी मौका मिला तो एक दूसरे को जान से मार देंगे। उनके बीच दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था कि दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। किंग के दोनों आदमियों का नाम था शिव और आरव। अंदर दोनों की बातें खत्म होती है तो कृष्णा वहां से जाने को होती है। उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि किंग ने एक ही झटके के साथ उसे अपनी तरफ खींच लिया है, जिससे वो उसके सीने से जा लगती है। तभी किंग कुछ ऐसा करता है जिसे कृष्णा खुद बहुत हैरान रह जाती है। जब किंग ने कृष्णा को अपनी तरफ खींचा था, तब उसने अचानक ही उसके चेहरे से उसका मास्क हटा दिया था। जब कृष्णा ने अपनी नजरों को ऊपर कर देखती है तो किंग ने खुद का मास्क भी हटा दिया था। इस वक्त दोनों का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के सामने था। कृष्णा उसके चेहरे को देख बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है कि सामने उसका पति यानी ओम खड़ा है। इस चीज से वो सच में बहुत इम्प्रेस होता है। उसे कृष्णा के बारे में और जानने की इच्छा हो रही थी। कृष्णा की हाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन ओम ही थोड़ा लंबा था, जिसे वो उसके सीने से हल्का सा ऊपर तक आ रही थी। दोनों का चेहरा के दूसरे के बेहद करीब था। ओम की नीली आंखों में जब कृष्णा देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसमें डूबती ही जा रही है। उसे ये भी होश नहीं रहता कि थोड़ी पलक भी झपका दे। वही ओम जब उसे खुद में ऐसे खोया दिखता है तो मानो उसका मन एकदम गदगद हो जाता है। इससे अच्छा पल क्या हो सकता है जब आपका पार्टनर, आपका प्यार सिर्फ आप में खोया हो। वही हो रहा था ओम के साथ। ओम उसे अपने और करीब खींचता है। अभी दोनों के दरमिया हवा जेन तक की जगह नहीं थी। ओम अपना चेहरा उसके और करीब ले जाता है। इससे पहले कि कृष्णा उससे अलग होती या कुछ रिएक्ट करती, ओम उसे वही दीवार से लगाकर उसे होठों को चूमने लगता है। वो कृष्णा के होठों को इतनी शिद्दत से चूम रहा था जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो।
कृष्णा जो ओम की आंखों में ही देख रही थी, जब उसे वो अपने बहुत करीब महसूस करती है, लेकिन वो कुछ भी करती उससे पहले ही उसके होठ ओम के होठों में उलझ गए। कृष्णा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ओम अपने होंठ उसके होठों से उलझा रहा था। कृष्णा खुद उसमें खोने से खुद को नहीं रोक पा रही थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे ओम से दूर होने के लिए मजबूर कर रहा था। ओम उसमें पूरा खोसा गया था। उसने कृष्णा के हाथ पर पहले ही ब्लॉक कर लिया था ताकि वो उससे दूर न जाए, और ऐसा हुआ भी। कृष्णा के लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही थी। एक तो पहले से ही पीछे दीवार था, ऊपर से आगे ओम ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। कृष्ण थोड़ी देर संघर्ष करती है, और जब उससे बदतमीजी नहीं होती तो वो सामने देखते हुए अपने सर को हल्का पिच करती है तो वो दीवार से जा सकता है। इसी के साथ बूम की आवाज के साथ अपना सर ओम के सर पर जोर से मारती है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई दी थी, जिस कारण ओम तुरंत ही उसे और उसके होठों को चोर अपना सर पकड़ लेता है। दर्द तो कृष्णा को भी हो रहा था, लेकिन अभी सबक सिखाना ज्यादा जरूरी था। ओम के पीछे होते ही वो अपना लेफ्ट पैर को ऊपर उठाती है और अपने घुटने को ऊपर कर उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से वार करती है। इसके साथ ओम, जो अभी उसके पहले हमले से संभल भी नहीं पाया था, दूसरी बारी में तो वो सीधा सोफे पर गिरता है। ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? कहाँ मरा है तुमने? पता भी है? कम से कम देखकर तो मारती। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? तुम मेरे बच्चों की माँ कैसे बनोगी? बिल्कुल दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? अपनी सारी ताकत क्या यही दिखानी थी तुम्हें? ओम दर्द से तड़पते हुए बोले जा रहा था। उसे अभी जो महसूस हो रहा था वो तो बेचारा वही जानता था। उसके दोनों हाथ उसके दोनों पैर के बीच में थे। उसकी आंखें भी थोड़ी गिली हो गई थी। कृष्णा जो उसे गुस्से से देख रही थी, एक पल को उसकी आंखों में कोमलता आती है, लेकिन बच्चों वाली बात सुन उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब ये गुस्से से था या उसकी ऐसी बेशर्मी बातें सुनकर, ये तो वही जाने। जब वो देखती है कि ओम चुप होने का नाम नहीं ले रहा है तो जोर से चिल्लाती है, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल चुके हो? इसका अंजाम भी जानते हो तुम? एक तो तुमने मुझे किस किया, ऊपर से ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। क्या चाहते हो? इतना से मन नहीं भरा और मार खानी है तुम्हें? हूँ एक ही सांस में सब बोलने के बाद वो थोड़ा थोड़ा लगता है उसे सच में गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा भी कैसे कि ये शांति से कुछ करेगा। पानी पे लो, गला सूख गया होगा तुम्हारा। ग्लास सामने करते हुए ओह कृष्णा को कहता है, मैं क्या करूं? मन तो कर रहा है अभी अपनी बंदूक की गोली तुम्हारे खोदी के आर पार कर दूं। ये आदमी क्या पागल है? वो यहाँ गुस्सा कर रही है और इसे पानी की पड़ी है। अगर वो और कुछ देर यहाँ रही तो या तो वो पागल हो जाएगी या फिर उसके हाथों इसका खून होना पक्का है। सोचते हुए उसके सर में ही अब दर्द होने लगा था। कृष्णा अपने आदमी में कुछ सोचा वापस मुड़ती है और गेट के पास जाकर गेट खोलती है। तब भी कुछ ऐसा होता है जिसमें उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने कमर पर हाथ डालती है और वहां फंसी गन को निकल सीधा पीछे मुड़कर ओम पर चला देती है। कृष्णा जो उसे गुस्से से देख रही थी, एक पल को उसकी आंखों में कोमलता आती है, लेकिन बच्चों वाली बात सुन उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब ये गुस्से से था या उसकी ऐसी बेशर्मी बातें सुनकर, ये तो वही जाने। जब वो देखती है कि ओम चुप होने का नाम नहीं ले रहा है तो जोर से चिल्लाती है, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल चुके हो? इसका अंजाम भी जानते हो तुम? एक तो तुमने मुझे किस किया, ऊपर से ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। क्या चाहते हो? इतना से मन नहीं भरा और मार खानी है तुम्हें? हु हे च्यू हे चच। एक ही सांस में सब बोलने के बाद वो थोड़ा थोड़ा लगता है उसे सच में गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा भी कैसे कि ये शांति से कुछ करेगा। पानी पे लो, गला सूख गया होगा तुम्हारा। ग्लास सामने करते हुए ओह कृष्णा को कहता है, मैं क्या करूं? मन तो कर रहा है अभी अपनी बंदूक की गोली तुम्हारे खोदी के आर पार कर दूं। ये आदमी क्या पागल है? वो यहाँ गुस्सा कर रही है और इसे पानी की पड़ी है। अगर वो और कुछ देर यहाँ रही तो या तो वो पागल हो जाएगी या फिर उसके हाथों इसका खून होना पक्का है। सोचते हुए उसके सर में ही अब दर्द होने लगा था। कृष्णा अपने आदमी में कुछ सोचा वापस मुड़ती है और गेट के पास जाकर गेट खोलती है। तब भी कुछ ऐसा होता है जिसमें उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने कमर पर हाथ डालती है और वहां फंसी गन को निकल सीधा पीछे मुड़कर ओम पर चला देती है। वो गोली सीधी ओम के कांधे को हल्का छूते हुए पीछे लगी कांच की खिड़की पर लगता है, जिसके बाद पूरा कांच का खिड़की टूटकर कुछ अंदर तो कुछ बाहर गिर जाता है। ओम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा कुछ ऐसा करेगी।
बाहर दोनों के आदमी एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, चेहरे पर छोटे भी थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उनके बीच लड़ाई हुई है। चारों को जैसे ही गोली की आवाज सुनाई देती है, उनका ध्यान सामने गेट पर जाता है, जहां कृष्णा उसकी तरफ अपना बैग किए खड़ी थी और उसके सामने ओम अपने कंधे को छू कर देख रहा था। बॉस, बोलते हुए चारों गेट के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ओह के कंधे से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी नज़र कृष्णा से बिल्कुल भी नहीं हटती थी। अब जान लेते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जो कृष्णा ने सीधी गोली ही चला दी। जब कृष्णा बाहर जाने के लिए गेट खोलती है, तभी ओम उसे पीछे से आवाज देता है। इस वक्त वो पहले वाला नहीं बल्कि किंग लग रहा था। मिसेज ओमकार खन्ना, आपने जो चाहा मैंने आपको वो करने दिया। ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपके लिए अच्छा हूँ तो वही रहने दीजिए। हो सकता है आप मुझसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन सच ज्यादा दिन कर नहीं छुप सकता। मेरी एक गलती से आप एक कदम आगे चली गई, लेकिन मेरे मॉम डैड को मेरी कामजोरी बिल्कुल मत समझिएगा। और एक बात, भले ही आप इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मानती हैं, लेकिन मैंने इसे दिल से माना है। इसलिए मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहूँगा, या तो आप मेरे घर एक बहू के रूप में आए, नहीं तो अगर मैं आपके घर में तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी आदत होगी अपने मम्मी पापा से झूठ बोलने की, उन्हें धोखे में रखने की, लेकिन मेरी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक ये शादी वैध है तब तक आप मेरे साथ रहें। और शायद माँ पापा की बात छेड़कर ओम ने गलती कर दी। कृष्णा उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में एक कोमलता आने लगी थी, लेकिन ओम की आखिरी बात ने सब पर पानी फेर दिया। इसी गुस्से में कृष्णा उसके ऊपर गोली चला देती है। उसकी आंखें लाल और हरी होने लगी थी। सच और माता पिता के बात ने शायद उसके कुछ जख्मों को खुरेद दिया था। कृष्णा के थोड़े पीछे चारों आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर थोड़ी टेंशन दिख रही थी कि कहीं उनके बॉस के बीच लड़ाई न हो जाए। तभी पार्थ का ध्यान कृष्णा के हाथ पर जाता है। कृष्णा अपने 2 उंगलियों को गोल हिलाकर नीचे का इशारा करती है और एक साइन बनती है, जिसको देख वो तुरंत ही नयन को वही रुकने का बोला लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। जब तक मैं नहीं चाहती तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जान सकता। और रही बात मेरे मॉम डैड की, तो मैं अनाथ हूँ, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अभी तो गोली बस चूकर निकली है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि मेरी बंदूक की किसी गोली पर तुम्हारा नाम लिख जाएगा। कृष्णा अपनी ठंडी नज़र ओम पर डालते हुए कहती है। उसकी नज़र आखिरी में उसके कंधे पर जाती है, जहाँ से अभी भी खून निकल रहा था। वो अपनी नज़र वहां से हटा चेहरे पर मास्क लगाते हुए बाहर निकल जाती है। उस फ्लोर पर अभी कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि ये होटल कृष्णा का ही था। कृष्णा के पीछे पीछे नयन भी आने लगता है। कुछ ही देर में वो लोग पार्किंग एरिया में मौजूद थे। ये एक खुला जगह था। कृष्णा आगे जाते ही अपनी कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में अभी जंग चल रही थी, कभी ओम की बात तो कभी उसका उस पर गन चलाना। कुछ आवाजें सब एक साथ जैसे आपस में ही लड़ रहे हो। जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता हो, एक झटका से कार की तरफ मुड़ उसकी कांच पर जोर से मुक्का मार देती है। कांच की खिड़की उसके एक ही वार से टूटकर चकनाचूर हो गई थी। नयन और पार्थ दोनों उसके पीछे ही खड़े थे। अपने बॉस को ऐसे देख उन्हें बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। दूसरी कार मंगवाओ, कृष्णा की कठोर आवाज उनके कानों तक आती है। वो लोग जल्दी से दूसरी कार लाने चले जाते हैं। वहीं ऊपर ओम उस टूटी हुई खिड़की से नीचे देख रहा था। उसे एक परछाई दिख रही थी, जिसने अभी अभी कांच तोड़ा था। उसे पता था वो कोई और नहीं, कृष्णा ही है। मैं जानती हूँ तुम किसी को अपना अतीत नहीं बताना चाहती, लेकिन वादा है मेरा खुद से और तुमसे, तुम्हारे सभी जख्मों को अपने प्यार से भर दूंगा। बस मौका है करने का। उसने सोच लिया था, चाहे शाम बांध दंड भेद कुछ भी क्यों न अपनाना पड़े, वो कृष्णा को पूरी तरह से जानकर रहेगा और उसके लिए दोनों का साथ रहना जरूरी है। इसके लिए उसने कुछ सोच रखा था। अब देखना ये होगा कि क्या कृष्णा ओम के साथ रहेगी एक घर में। ओम की नज़र फ्लो पर गिरे कांच पर जाती है, जहां जगह जगह खून के छींटे लगे हुए थे। उसकी भौहें सिकुड़ जाती है, क्योंकि ये उसका नहीं था और गोली में इतना खून नहीं लगा कि वो कांच को रंग दे। उसके दिमाग में आता है, क्या कोई और भी था यहाँ? आखिर किसका खून है ये? वहीं ऊपर ओम उस टूटी हुई खिड़की से नीचे देख रहा था। उसे एक परछाई दिख रही थी, जिसने अभी अभी कांच तोड़ा था। उसे पता था वो कोई और नहीं, कृष्णा ही है। मैं जानती हूँ तुम किसी को अपना अतीत नहीं बताना चाहती, लेकिन वादा है मेरा खुद से और तुमसे, तुम्हारे सभी जख्मों को अपने प्यार से भर दूंगा। बस मौका है करने का।
उसने सोच लिया था चाहे शाम बांध दंड भेद कुछ भी क्यों न अपनाना पड़े, वो कृष्णा को पूरी तरह से जान कर रहेगा और उसके लिए दोनों का साथ रहना जरूरी है। इसके लिए उसने कुछ सोच रखा था। अब देखना ये होगा कि क्या कृष्णा ओम के साथ रहेगी एक घर में। ओम की नज़र फ्लो पर गिरे कांच पर जाती है जहां जगह जगह खून के छींटे लगे हुए थे। उसकी भौहें सिकुड़ जाती है क्योंकि ये उसका नहीं था और गोली में इतना खून नहीं लगा कि वो कांच को रंग दे। उसके दिमाग में आता है क्या कोई और भी था यहाँ, आखिर किसका खून है ये। बॉस अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ज्यादा समय तक यहाँ रहना सही नहीं है, आपको हॉस्पिटल भी चलना है। आरव अंदर सर झुका खड़े होने हुए कहते हैं। हम चलो जरा यहाँ का सीसीटीवी चेक करो, देखो क्या खादी के पास को खड़ा था। वो बाहर निकलते हुए उसको ऑर्डर देता है। लेकिन बॉस ये होटल मैम का है और यहाँ बिना उनकी अनुमति के कोई उस कमरे में नहीं जा सकता है। आरव जल्दी से उसके पीछे चलते हुए कहते हैं। उसकी बात सुन ओम कुछ पल के लिए एक जगह रुक जाता है और अपनी आईब्रो पर उंगली घुमाने लगता है। वो ये कैसे भूल गया कि ये होटल अग्निहोत्री का है। उसे लग रहा था कोई तो था वहां पर। एक बार तो उसके मन में आया कि कहीं कृष्णा के उस बहार वाले पर तो गोली नहीं चलाई, लेकिन अपने शब्दों को याद कर वो खुद में ही टाल देता है। तब तक लिफ्ट आ जाती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। उसके बुरे वो लोग सीधे खन्ना हवेली जाने लगते हैं क्योंकि रोहित जी ने उसे घर आने को कहा था। दूसरी तरफ एक छोटे से घर जो लगभग जंगलों के बीचों बीच मौजूद था। आसपास सिर्फ जानवरों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाने दे रही थी जो वहां के माहौल को और डरावना कर रहा था। एक कार जंगलों के बीच बने रास्ते से होते हुए छोटे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुकती है क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था और अगर आगे जाना है तो भी कोई पैदल ही जा सकते हैं। कार से एक जोड़ी बाहर आती है जिसने सैंडल पहन रखा था। एक काले हिजाब पहनी महिला उस कार से बाहर आती है। एक नज़र आसपास दौड़ाते हुए उस रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वो उस घर के सामने खड़ी थी। वो जल्दी से घर के अंदर घुसती है। घर के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो औरत 2-3 तभी उसके कानों के साथ हमारे शुद्ध घर में एक आवाज गूंजती है। क्या बात है, क्यों आए हो और क्यों मुझसे मिलना चाहती थी तुम। वो आवाज किसी आदमी की थी। उस आदमी की आवाज में थोड़ी घड़घड़ाहट थी जिसे ये समझ जा सकता है कि वो थोड़ा उम्रदराज आदमी होगा। उस औरत की नज़र उस तरफ जाती है जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था, बस आवाज आ रही थी। तुमसे कुछ काम था, तुमने कहा था मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम तैयार रहोगे, हमें औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा। हम, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर से हमें आदमी की आवाज सुनाओ। भूलो मत, तुम्हारे कहने पर ही मैंने उसे जसवंत रंधावा को जहर दिया था। वो औरत सबसे अच्छे हुए कहती है। तो इसमें मैं क्या करूं, तुमने मेरे जितना भी काम किया है उन सभी ने काम की कीमत मुंह खोलकर मांगी है और उस काम की कीमत मैं दे चुका हूं। उल्टा मुझे तुमसे वो कीमत वापस मांगनी चाहिए क्योंकि तुम तो उसे जहर देने में कामयाब हुई ही नहीं। उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने वही जहर मिला था जो तुमने दी थी। अगर उसने काम नहीं किया मतलब गलती तुम्हारी है। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं वो पैसे तुम्हें वापस करूंगी। वो औरत अब उस आदमी के पीछे थी। उसने गुस्से से सब कुछ कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ही करो, लेकिन ओमकार लन्ना की शादी मेरी पौटी से करवा दो। इसके लिए तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हो। अपने गुस्से को नफरत हुए इस बार वो शांति से कहती है। हाँ हाँ हाँ, सपने अच्छे देखने लगी हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने शादी ब्योरे खोल रहा है। मुझे अपने काम से मतलब है, तुम नहीं तो कोई और करेगा। मेरा काम अब शांति से जैसे आए हो निकल जाओ, नहीं तो जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। इस बार वो आदमी गुस्से से कहता है। वो औरत उसकी बात सुन जैसी थी बिल्कुल वैसी ही वापस चली जाती है। रंजीत बहुत कम समय है तेरे पास। अगर तेरे मरने से पहले मैंने तुझे 100 मौत नहीं मारी तो मेरा नाम भी संस्कार राणे नहीं। पहले तेरी पोती अब तेरी जान से प्यारी बीवी की बारी है। पूरे घर को शमशान बना दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से हाथ में पकड़ी लाठी को पटकते हुए कहता है। वही पास में रखा फोन बजने लगता है। जी बॉस, सब रेडी हैं। हाँ, कंटेनर रेडी है। हाँ, इस बार सारी ताजी कालियां हैं। बिल्कुल बॉस, मैंने कभी आपको निराश किया है क्या, इस बार भी नहीं करूंगा। हाँ, आप चिंता मत करिए, मैंने अपने आदमियों को किंग और डेविल दोनों का पता लगाने का कह दिया है। उनकी मौत ही हमारी दुनिया पर राज करने की सीधी बनेगी। फोन कट हुआ ही था, वो जल्दी से दोबारा किसी को कॉल लगता है।
जल्दी से कंटेनर को चेक करो, बॉस का फोन आया था, वो आज रात ही उन लड़कियों को अफ्रीका ले जाएंगे, हमारे वाली जगह पर मिलो, वहीं से शिप से ले जाया जाएगा। खन्ना मैंशन। रोहित जी और ऋतु जी हाल में बैठे हुए थे, सोफे के साइड में 2 सूटकेस रखा हुआ था। पापा आपको बताना चाहिए थे कि अब अमेरिका जा रहे हो, कम से कम मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने आता हूँ। ओह, रोहित जी के पास बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, करण भी अपनी पत्नी को लेकर चल रहा है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अगर वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैं तुम्हें जी भेजता, रोहित जी उसके कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं। रोहित जी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जिस पर वो खुद काम कर रहे थे, उसके साथ जोशी इंडस्ट्री भी मौजूद थी, जिसके कारण करण जी भी अमेरिका साथ जा रहे थे। कुछ है कि ऐसे ही बातचीत और डिनर के बाद रोहित जी ऋतु जी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद ही ओम भी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाता है, उसके साथ अर्व भी मौजूद था। हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा, नहीं तो वो एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे, गाड़ी जल्दी चलाओ, ओम गुस्से में आरव से कहता है, जिसके बाद कार हवा से बातें करने लगती हैं। सर, आपको एक बार मैम से बात करनी चाहिए, अगर वो भी हमारे साथ होंगी तो हमारे लिए उन्हें बचाना और आसान हो जाएगा। आरव कार चलते हुए अपनी राय देते हैं। बॉस, आपको एक बार मैम से बात करनी चाहिए, अगर वो हमारे साथ होंगे तो हमारे लिए उन्हें बचाना आसान होगा। हमें नहीं पता उन लोगों की रणनीति कैसी है, अगर साथ होंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। आरव ड्राइव करते हुए अपनी राय देता हज। ओम उसकी बात सुन सोचते हुए कहता है, हम तुम सही कह रहे हो, लेकिन पहले हमें वहाँ की स्थिति जाननी होगी। एक बार वो लोग बच्चों को ले जाने में कामयाब हो चुके हैं, अगर कोई एक भी गलती हुई तो उनकी जान पर बात आ सकती है। तुम शिव को बोलो हमारी सबसे मजबूत टीम को वहाँ लेकर पहुँचे। हाँ बॉस, शिव वहाँ पहुँचने ही वाला होगा, हमारे वहाँ जाने से पहले वो सभी चीज़ों को देख परख लेगा, आरव ओम को जवाब देता है। मुंबई के एक बंदरगाह पर एक बहुत बड़ी शिप लगी हुई थी, आसपास बहुत कड़ी सुरक्षा लगी हुई थी, हर कुछ कदम पर गार्ड तैनात थे, ऐसा लग रहा था वहाँ बहुत जरूरी काम होने वाला है। जल्दी करो, सब अच्छे से देख के डालो, कंटेनर आता ही होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक दाढ़ी वाला आदमी बाकी काम करने वाले लोगों से कहता है, उसके हाथ में बंदूक थी, वही बाकी लोग जो बड़े बड़े डब्बे शिप में डाल रहे हैं, उसकी बुरी धूप अपना हर समय और तेजी से चलने लगती है। एक गार्ड उस दाढ़ी वाले आदमी के पास आकर उसके केसिन में कुछ कहता है, वाला है, डर के मारे सब एक पल को अपनी जगह रुक जाते हैं। 15 मिनट बाद वहां 2 गाड़ियां और एक बड़ा का कंटेनर वाला ट्रक वहां आकर रुका है। गाड़ी से कुछ गार्ड और एक आदमी बाहर आता है जिसके हाथ में चड़ी थी, जिसका सहारा लेते हुए वो लंगड़ा कर चल रहा था। उसको देख सभी अपना सर झुका लेते हैं। उस आदमी को देख ऐसा लग रहा था कि वो 50 से 55 साल का होगा। उसके आधे चेहरे पर एक गोल्डन कलर का मास्क था, जिससे उसकी एक तरफ का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो अधेड़ उम्र का आदमी चलते हुए आगे बीच में आकार खड़ा हो जाता है। उसके खड़ा होते ही सभी आपके काम में लग जाते हैं। एक आदमी उस कंटेनर का गेट खोलता है, अंदर करीब 200 से 300 लड़कियां, बच्चियां, यहाँ तक कि लड़के भी जिनकी उम्र यही 15-16 साल की होगी, सभी अंदर बेहोश पड़े हुए थे। सभी के हाथ और पैर बांध दिए गए थे। गार्ड्स जल्दी जल्दी सभी जो बोरी की तरह उठाकर शिप में डालने लगते हैं। 5 मिनट में ही सारा कंटेनर खाली हो जाता है। एक भी लड़की या लड़के को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उनको नशा दिया जा चुका है, किसी को होश नहीं आएगा। अब पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद तुम लोग भी यहाँ से जल्दी से निकल जाना। बिग बॉस तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। अगर इनमें से कोई भी उठ जाता है तो ड्रग का हाई डोज दे देना। वो आदमी यानी कि उसका बॉस दाढ़ी वाले आदमी से कहता है, उसके बाद जिस कार से आया था उससे ही वापस चला जाता है। सभी उस शिप पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही शिप चलने वाली होती है वहां गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। उन लोग ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ उनके गार्ड्स अब बहुत कम हो गए थे। अचानक हुए इस हमले से वो घबरा जाते हैं और एक तरफ से भी गोली चलाने लगते हैं। बहुत सारे काले कपड़े पहने लोग जल्दी से उस जहाज को घेर लेते हैं। दोनों तरफ से धुआंधार गोली चल रही थी। तुम देख क्या रहे हो, जहाज को आगे बढ़ाओ, बाकी अपने आदमी देख लेंगे, हम लोग को कैसे भी यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो अपने लिए कब्र खुद खोद के रखना। वो दाढ़ी वाला आदमी शिप के कैप्टन को कहता है। वो जल्दी से फोन ऑन करता है या किसी को फोन कर यहाँ की सारी स्थिति बताने लगता है।
बाहर उन काले कपड़े पहले गार्ड्स ने शिप के आसपास के बहुत से गार्ड्स को मार गिराया था, लेकिन अब शिप आगे बढ़ने लगी थी और अभी तक बस कुछ गिने चुने गार्ड्स ही थे जो शिप पर जा पाए थे। बॉस, शिप आगे बढ़ रही है, अगर आप अंदर चले गए हो तो मैं आरव को भी भेज दूं। बाहर गोली चलाते हुए शिव ने अपने कान में लगे ईयरपॉड्स से ओम को कहा। हम भेज दो, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, अगर कोई भी गलती हुई तो ये पूरी शिप को ब्लास्ट कर देंगे। इनके जहाज पर हर जगह बम फिट किया हुआ है। आरव से कहो शिप के कैप्टन को संभाले, मैं यहाँ देखता हूँ। ओम उधर से जवाब देता है। अंदर ओम उनके गार्ड के भेष में घुस गया था। वो कोई एक गलती भी नहीं करना चाहता था, नहीं तो शायद ये लोग पूरी शिप को भी खत्म करने में एक पल नहीं लगाते। अंदर नीचे की तरफ सभी बच्चों को रखा गया था, जहां अभी भी ओम पहुंचा था। उसने बच्चों को होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रग्स की वजह से कोई भी होश में नहीं था। तभी उसे किसी के जूते की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे नीचे उसकी तरफ आ रहा हो। वो जल्दी से वही एक कोने में छुप जाता है। ऊपर से एक आदमी कैप्टन की ड्रेस में नीचे आता है, उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो एक नज़र अपने चारों तरफ घुमाता है, तभी बाहर उन काले कपड़े पहले गार्ड्स ने शिप के आसपास के बहुत से गार्ड्स को मार गिराया था, लेकिन अब शिप आगे बढ़ने लगी थी और अभी तक बस कुछ गिने चुने गार्ड्स ही थे जो शिप पर जा पाए थे। बॉस, शिप आगे बढ़ रही है, अगर आप अंदर चले गए हो तो मैं आरव को भी भेज दूं। बाहर गोली चलाते हुए शिव ने अपने कान में लगे ईयरपॉड्स से ओम को कहा। हम भेज दो, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, अगर कोई भी गलती हुई तो ये पूरी शिप को ब्लास्ट कर देंगे। इनके जहाज पर हर जगह बम फिट किया हुआ है। आरव से कहो शिप के कैप्टन को संभाले, मैं यहाँ देखता हूँ। ओम उधर से जवाब देता है। अंदर ओम उनके गार्ड के भेष में घुस गया था। वो कोई एक गलती भी नहीं करना चाहता था, नहीं तो शायद ये लोग पूरी शिप को भी खत्म करने में एक पल नहीं लगाते। अंदर नीचे की तरफ सभी बच्चों को रखा गया था, जहां अभी भी ओम पहुंचा था। उसने बच्चों को होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रग्स की वजह से कोई भी होश में नहीं था। तभी उसे किसी के जूते की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे नीचे उसकी तरफ आ रहा हो। वो जल्दी से वही एक कोने में छुप जाता है। ऊपर से एक आदमी कैप्टन की ड्रेस में नीचे आता है, उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो एक नज़र अपने चारों तरफ घुमाता है। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस कुछ छोटे छोटे बल्ब ऊपर जल रहे थे जिससे आराम से देखा जा सकता था। वो आदमी जिसने कैप्टन जैसी ड्रेस पहनी थी, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सूटकेस था। वो उस सूटकेस को वही जमीन पर रख के खोलता है। ये सारी चीजें ओम वही एक बड़े से बॉक्स के पीछे से देख रहा था। जब उस आदमी को बॉक्स को खोलता देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उस सूटकेस में बहुत सारे इंजेक्शन थे, या ये कहना सही होगा कि वो पूरा सूटकेस ही इंजेक्शन से भरा हुआ था। वो आदमी हमसे एक इंजेक्शन निकालता है और पास में लेटी हुई एक 10 साल की बच्ची की तरफ ले जाने लगता है। इससे पहले कि वो बच्ची को इंजेक्शन लगा पता ओम बॉक्स के पीछे से बाहर आता है और उस आदमी का एक हाथ पकड़ पीछे की तरफ मोड़ देता है, दूसरा हाथ पकड़ उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ बना लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उस आदमी को कुछ भी समझने या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। क्या कर रहे थे तुम? बच्चों के साथ ड्रग्स दे रहे थे? हाँ। उसकी पकड़ उस आदमी के गले पर काश गई थी। छोड़ा मुझे। वो आदमी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि छूटने की, लेकिन ओम ने अपने गुस्से में बहुत अच्छे से पकड़ रखा था। ओम का ध्यान उस सूटकेस पर जाता है। वो लात मारकर गिराने ही वाला होता है कि वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे अपनी गर्दन आज़ाद करवा लेता है और पीछे मुड़कर ओम को एक मुक्का जार देता है। ओम का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, उसके होठों से हल्का खून आने लगा था। जैसे ही ओम अपना सर ऊपर करता है, उसकी आंखें बालों से बड़ी हो जाती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस तरह अपने सामने कृष्ण को देख उसके होश ही उड़ गए। वो खुद में सोचता है, उसने तो बस सोचा था कि वो कृष्णा यानी डेविल को भी यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या कृष्णा को सब के बारे में पता था? हाँ, सही सोच रही हूँ, पता था मुझे इन सब के बारे में। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़ने की? कृष्णा, जिसके सर से कैप निकल गया था और मास्क भी, वो गुस्से से ओम को देखते हुए कहती हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ये इंजेक्शन और बच्चों को लगाना शुरू करो। एंटीडोट है ये। पता नहीं किंग किसने बना दिया, बस गार्ड और हथियार ले लिए निकल पड़े इतने बड़े गैंग से लड़ने। चलो अब क्या हाथ जोड़ूं तुम्हारे? कृष्णा गुस्से में उसकी बेइज्जती करते हुए कहती हूँ। हाँ हाँ करता हूँ। ओम तो अभी भी सदमे में था, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने कृष्णा ही खड़ी है।
लगभग 15 मिनट में दोनों सारे बच्चों को इंजेक्शन लगा देते हैं। मेरे आदमियों ने लगभग सभी को रास्ते से हटा दिया होगा और बाहर वालों को तुम्हारे लोगों ने, मैंने पार्थ को बम डिफ्यूज करने को कह दिया था, शायद हो गया होगा। उस आदमी ने अभी तक अपने बॉस को फोन कर बताया भी दिया होगा। हमें साथ मिलकर आगे जाना चाहिए, कृष्णा अपनी ठंडी आवाज में कहती है। अब उसका ऑरा दोबारा डेविल जैसा हो गया था। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? उसके पीछे वही दाढ़ी वाला, साथ में उसके कुछ आदमी उन पर गन ताने खड़े थे। यहाँ आकार तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। यहाँ से अब बस तुम दोनों की लाश ही हमारे साथ जाएगी। दाढ़ी वाला आदमी उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। ओम और कृष्णा एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं। दोनों की उन लोगों के अगल बगल से छलांग लगाते हुए और धक्का देते हुए ऊपर जाने लगते हैं। यहाँ रहना बच्चों पर खतरा पैदा कर सकता था, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए उन्होंने सभी का ध्यान भटकते हुए ऊपर जाना ही सही समझा। पकड़ो दोनों को, चाहे कुछ भी करो। ये लोग मुझे अपने सामने चाहते हैं, जिंदा या फिर मुर्दा। अब मेरा मुझे क्या देख रहे हो, जाओ। वो आदमी बाकी के गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है। उनके जाने के बाद वो अपना फोन निकाल किसी को मैसेज करता है। कुछ देर बाद जहाज के ऊपर सब तहस नहस हो गया। या चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। ओम और कृष्णा एक दूसरे से अपनी पीठ लगाए वहां बाकी गार्ड से लड़ रहे थे। दोनों के हाथ में गन थी। उनके कपड़े भी पूरे खून से खराब हो चुके थे। शिप अभी भी आगे बढ़ रही थी। मेरी गोली खत्म होने वाली है, कृष्णा आपने बंदूक की गोली देखते हुए कहती है, जिसमें सिर्फ 2 ही बची थी। मेरी भी इतने में ये लोग मर नहीं पाएंगे, ओम भी उसे कहता है। वही कुछ लोग शिप के नीचे तैर रहे थे तो कुछ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही पालों में करीब 5 लोग शिप के ऊपर आ जाते हैं जहां लड़ाई हो रही थी। आरव और पार्थ दोनों ही अपनी गोलियों से सभी आदमियों को मार देते हैं। इन्हीं हरियाली ने वो दाढ़ी वाला आदमी वहां से एक केबिन के अंदर छुप जाता है। बॉस ऑल क्लियर, बम डिफ्यूज हो गया है। बहुत तगड़ी तैयारी की हुई थी इन लोगों ने, लेकिन अब सब हमारे कंट्रोल में है, पार्थ कृष्णा को देख कहता है। अभी नहीं, तुम लोगों ने भले ही सबको मार दिया हो, लेकिन एक जगह चुप गए उन बच्चों को तो तुम लोगों ने देखा ही नहीं क्या हो अगर तुम लोग नीचे जाओ और सबके सब मारे गए मिले। हाँ हाँ, दधी वाला आदमी अब सबके सामने था और अपनी गुन ओम कृष्णा की तरफ किए हुए थे। उसकी बात पर सभी थोड़ी हैरानी से उसको देखने लगते हैं। तो हैरानी हो रही है, कोई बात नहीं। बस कुछ पल उसके बाद उस पूरे फ्लो में वह भयानक गैस के कारण सभी की सांसें थाम जा येगी। वो बोल ही रहा था कि कृष्णा उसके पेट पर गोली चला देती है। इसका अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि अभी तो उसने बोला कि बच्चों की जान खतरे में, कृष्णा उसे कैसे मार सकती है। मेरे ख्याल से हमें बच्चों के पास जाना चाहिए, उनकी जान को खतरा है, ओम घबराहट में बोलता है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सामने देखो, कृष्णा गन को अपने कमर में डालते ही कहती है। ओम और बाकी सब पीछे देखे हैं जहां लगभग सभी बच्चे खड़े थे। उनके चेहरे पर डर दिख रहा था। ओम कृष्णा की तरफ देखता है तो वो कहती है, एंटीडोट देने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही सभी को होश आ गया था और बाकी का काम पार्थ ने कर दिया। अच्छा, अब चलो बाहर, डॉक्टर की टीम मौजूद होगी। पार्थ, इसे हमारे नर्क के दर्शन करवाओ, खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कृष्णा ओम का हाथ पकड़कर आगे चलने लगती है। इस वक्त जहाज तैयार करने पर आ गया था। ताही वहां गोली चलने की आवाज आती है। जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते ही गोली सीधी ओम के हाथ पर लगती है। सामने वही दाढ़ी वाला आदमी खून से लथपथ अपने कपटे हाथों से बंदूक पकड़े खड़ा था। हाँ, कोई नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार दूंगा तुम सबको। अपने एक हाथ में बंदूक के लिए वो हंसते हुए बोलता है। इससे पहले कि वो कुछ और करता, कृष्णा गुस्से में अपनी बंदूक निकालती है और उसकी सारी गोलियां उस आदमी पर चला देती हूँ। ओम, जिसके बाएं हाथ पर गोली लगी थी, वो जब देखता है कि कृष्णा कितने गुस्से में है तो उसके दिमाग में कुछ आता है। वो एक डेविल स्माइल सामने खड़े पार्थ को देता है और आंखें बंद कर लेफ्ट साइड खड़ी कृष्णा के ऊपर गिर जाता है। बेचारा पार्थ तो ओम की एक्टिंग देखते ही रह गया। गोली सीधे उस आदमी की सर के बीच लगती है और वो वही खल्लास हो जाता है। अपने ऊपर ओम को गिरा देख कृष्णा घबरा जाती है। उसकी एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि कृष्णा भी पकड़ नहीं पाती है। मिस्टर खन्ना क्या हुआ? ओम, क्या हुआ? ओह माय गॉड, इसके हाथ से तो बहुत खून आ रहा है। पार्थ जल्दी आओ, जल्दी से इन्हें नीचे ले जाने में मदद करो।
कृष्णा ओम के गालों को थपथपाते हुए उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, जिसके बाद वो पार्थ को अपनी मदद के लिए बुलाती हैं। पार्थ जल्दी से आकर अच्छे से ओम को होल्ड कर लेता है। शांति से डॉक्टर को बोल देना कि ज्यादा यहाँ अपनी डिग्री नहीं देखी है, वरना तुम जानते नहीं हो मुझे। ओम धीरे से पार्थ के कान में फुसफुसाता है, जिसे पार्थ के हाथ कनपने लगते हैं। क्या कर रहे हो, अच्छे से पकड़ो, अगर ये गिरा न तो। पार्थ के कारण फिर से सारा भर कृष्णा पर आ गया था। कुछ देर में सभी किनारे पर वहां डॉक्टरों के लिए बड़ी सी वैन भी थी, जिसमें वो बच्चों को अच्छे से जांच कर रहे थे। वही एक वैन में ओम लेटा हुआ था और डॉक्टर डरे हुए उसके हाथों पर पट्टी कर रहे थे। पार्थ ने उन्हें पहले ही सब समझा दिया था, लेकिन कृष्णा की आभा ही ऐसी थी कि झूठ बोलते हुए भी उनकी जान निकल रही थी। कृष्णा वही उनके पास खड़े होकर हर एक चीज देख रही थी। इन्हें अभी प्रॉपर आराम की जरूरत है। शायद इन्होंने कुछ दिनों से अच्छे से ना ही आराम किया है और ना ही खाना खाया है, इसलिए खून निकालने के कारण ये बेहोश हो गया। मैंने गोली निकाल दी है, आप इनका अच्छे से ख्याल रखें और ध्यान दें से कि हाथ पर पानी न डालें। बाकी मैं कुछ दवा दे देता हूँ, जिससे ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अपना पसीना पूछते हुए डॉक्टर सारी बातें बोल देता है। मैं ध्यान रखूंगी। पार्थ इन्हें बाहर छोड़ आओ या फिर अगर बच्चों को जरूरी हो तो उनके पास ले जाओ, कृष्णा पार्थ से कहती हैं। लेडी बॉस, अच्छा होगा अगर आप बॉस को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि बड़े सर और मैम देश से बाहर चले गए हैं। ऐसे में बॉस अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आरव जो वही खड़ा था वो कृष्णा से रिक्वेस्ट करना है। ओम जो अपनी आंखें बंद कर सब सुन रहा था, उसे आरव की बात सुन उस पर गर्व महसूस होता है। ठीक है, इसे गाड़ी में ले आओ, तब तक मैं बच्चों को देख लेती हूँ। इतना कह वो वैन से उतर जाती हैं और बच्चों की साइड चली जाती हैं। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने साथ रख मेरा कुछ फायदा हुआ है। गेट बंद होने के बाद ओम अपने बिस्तर से उठकर आरव से कहता है, जो उसके इस रिएक्शन से सदमे में चला गया था। बॉस आप ठीक है, फिर ये सब क्या था? आरव कंफ्यूजन से पूछता है। इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, इससे मैं कुछ दिन कृष्ण के साथ रह सकूंगा और हो सकता है मुझे उसके अतीत के बारे में कुछ पता चला जाए। वैसे ये छोड़ो, मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ओम उसे शाबाशी देते हुए कहता है। आप सच कह रहे हैं बॉस? आरव छुट्टी ले नाम पर खुश होते हुए लेता है। हाँ, अब चलो मेरी कार तक ले चलो, वरना तुम्हारी लेडी बॉस यहीं आ जाएगी, ओम फिर से गंभीर होकर कहता है। 1 घंटे बाद कृष्ण की कार अग्निहोत्री मंशन के अंदर आकर रुकती है। अभी तक ओम को होश आ गया था और उसने ऐसा देखा जैसे उसे क्रिया के साथ नहीं जाना है, लेकिन वो उसे बोलने पर ही जा रहा है। क्या तुम्हारे हाथ में ही लगी है, पैर में नहीं खुद चल सकते हो? ओम जो सोच रहा था कि कृष्णा खुद निकलने के बाद उसकी भी मदद करेगी, ऐसा जवाब सुन उसका चेहरा लटक जाता है। दोनों ही घर के अंदर जाने लगते हैं। अभी रात के 2 बज रहे थे, पूरा घर अंधेरे से ढका हुआ था। जैसे ही दोनों हॉल में पहुंचते हैं, हॉल की सारी लाइट्स एक साथ जलती हैं। कृष्णा की नज़र सामने स्विच बोर्ड के पास खड़े आदित्य पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ कहा। ओम आदित्य को देखते हुए कहता है, हेलो साले साहब, क्या एक साथ रहे दोनों पास आ पाएंगे? सभी का मास्टरमाइंड कौन है? क्या ओम अपनी एक्टिंग में कामयाब रहेंगे? क्या होगा आदित्य का रिएक्शन ओम के ऐसा कहने पर? टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.